हेलो दोस्तों। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में मेरी आवाज़ बंद हो गई थी बाय बाय मिस्टेकली। मुझसे मेरा माइक बंद हो गया था लास्ट टाइम। तो आज हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले कंटिन्यू, जहाँ से लास्ट टाइम हम लोग मेरा आवाज़ बंद हुआ था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 था मेरा, द डिवाइजर इज 24 टाइम्स द क्वोशंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। द क्वोशंट इज 18, देन फाइंड द डिविडेंड। मतलब कि क्या बोला गया, मेरा जो भाजक है भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है, और मेरे भागफल का वैल्यू दिया हुआ। देखिए पहले हम लोग को रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ करता था, बट अभी हम लोग को क्वोशंट की वैल्यू दी है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग की इस हम लोग को इसमें भी नंबर ही पूछा हुआ है कि वो संख्या क्या है जिससे भाग दे रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है मेरे को, मेरा भागफल क्या है, मेरा 18 है, 18 मैंने यहाँ पे लिखा। फिर क्या बोला है मेरे को बोला है कि मेरा जो भाजक है वो भागफल का 24 गुना है। इसका 24 गुना क्या मिलेगा मेरे को, 24 × 18। ओके, सिंपल। और क्या बोला है, मेरा जो भाजक है शेषफल का 8 गुना है। ये ना 8 गुना है किसका, शेषफल का। तो शेषफल क्या मिल जाएगा मेरे को, मतलब कि मेरे रिमाइंडर का अगर 20 × 18 है तो इसका 8 से डिवाइड करूँ कितना मिल जाएगा, 3। तो 3 × 18, इसका 24 टाइम, इसका 8 टाइम्स क्या है, मेरा डिवाइजर है। मतलब कि ये इसका 24 गुना है और ये इसका कितना है, ये इसका 8 गुना है। कंडीशन इसकी बैठ रही है एकदम फिट। ओके, तो देखिए अगर मुझको मेरा नंबर निकालना है तो क्या होगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई दूंगा और इसको प्लस कर दूंगा। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, n = 24 × 18 का स्क्वायर प्लस 3 × 18 मेरे को मिल गया ना। अभी देखिए, अब इसको पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं ना 18 का मल्टीपल देख लूँ, क्योंकि 18 यहाँ भी है और 18 यहाँ भी है। तो 18 का मल्टीपल देखिए, 18 का मल्टीपल इन चारों में से केवल ऑप्शन ए दिख रहा है मेरे को। ये भी 18 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 18 का नहीं है और ये भी 18 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, 7830 n। ओके, इतना फटाफट डिवाइड करने के लिए नंबर के साथ में खेलना बहुत जरूरी है, जो प्रैक्टिस के साथ में आपको भी आ ही जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, जब n को 17 से भाग दिया जाता है तो भागफल 182 आता है और भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। इंग्लिश में देखिए, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय, मतलब कि n इज डिवाइडेड बाय सम नंबर 17 एंड क्वोशंट इज इक्वल टू 182। वेट, जब n को किसी संख्या 17 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशंट आता है 182। ओके, और फिर क्या बोला है, भागफल और शेषफल का मतलब कि क्वोशंट और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस कितना है, 175 है। मतलब कि इसके बीच में और इसके बीच में जो यहाँ पे नंबर आएगा उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 175 है। अब ये 175 ज़्यादा भी हो सकता है और 175 कम भी हो सकता है। अब अगर मैं 175 प्लस करता हूँ तो ये नंबर 200 से ज़्यादा होगा, बट मेरा जो रिमाइंडर है वो 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो कंडीशन हमको मालूम है ना कि डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर ना। तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये उसके साथ मतलब कि ये कम में ही 175 का डिफरेंस बनाएगा। तो 182 माइनस 175 कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा। तो 7 लिखने के बाद देखिए मुझको n सिंपली मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते और इसको प्लस करते तो n क्या मिल जाएगा मेरे को, 17 × 182 प्लस 7। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम लोग यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 × 2 14, 4 आया, 7 7 4 11, 11 का 1, मतलब यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, 1, मतलब मेरे लास्ट में एक 1 नंबर आएगा। तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। ओके, तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। ओके, यूनिट डिजिट क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको नंबर देता हूँ 24 × 36, अब इसका यूनिट डिजिट आपको पता लगाना है तो
4 छंग 24, तो लास्ट में क्या है मेरा 24 का 4 यूनिट डिजिट। ओके, यही होता है मेरा यूनिट डिजिट। तो 7 दूनी 14 और 4 और 7 4 11, तो एक आ गया मेरा यूनिट डिजिट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरा, देखिए, इफ अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोशंट, मतलब कि मेरा भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, और शेषफल का दुगना है। ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली डिवाइजर एंड डिविडेंड, मतलब कि ए और बी मेरे एक भाजक है और एक भाज्य है। ओके, तो ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। अब क्या बोला गया, देखिए, भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना है। ये किसका 4 गुना है, ये कॉमन सेंस की बात है, ए बाय 4 का 4 गुना है। जिसको भी ये जितना भी मल्टीप्लीकेशन बोलता है, अगर वो उसका उतना बोलता है तो उसको डिवाइड करना है सिंपली। ये देखिए क्या बोला है, भाजक भागफल का 4 गुना है। भागफल का 4 गुना क्या होगा, ए ही होगा ना, 4 4 से कैंसिल होगा, तो भाजक भागफल का 4 गुना है। और शेषफल का क्या बोला है, भाजक शेषफल का दुगना है। तो ये दुगना किसका होगा, अगर ये ए है तो ये डबल किसका होगा, ए बाय 2 का ही होगा ना डबल। सही कहा ना कि ये ए बाय 2 का ही दुगना होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मेरे को इसमें से रिलेशन निकालना है तो क्या मिल जाएगा, बी इक्वल्स टू ए इंटू ए बाय 4 प्लस ए बाय 2। इसमें से क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बाय 2। ओके, फिर मैं यहाँ से एलसीएम इनका 4 लेता हूँ, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस 2a, तो बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 4। उसके बाद मैं 4 को यहाँ पे रखता हूँ, फिर ऊपर वाले में से a कॉमन निकाल लेता हूँ, a प्लस 2 डिवाइडेड बाई b। 4 को यहाँ लिया और b को यहाँ पे लिया। ओके, तो ये मेरा आंसर बन गया, और ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑप्शन डी है। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन सिंपल था, इतना टफ भी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 2001। ओके, व्हेन द लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो क्वोशंट 9, मतलब क्वोशंट इज 9, मतलब कि भागफल 9 और रिमाइंडर यानी कि शेषफल 41 बचता है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है मेरा, 2001। तो मैं दो नंबर लेता हूँ, a माइनस बी 2001। अब जब मैंने a माइनस बी किया तो कॉमन सी बात है कि मेरा a क्या है, बड़ा नंबर है ना, a क्या है मेरा बड़ा नंबर है। तो इसमें क्या बोला गया है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया गया है ना, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया गया है। तो ये तो मेरा a हुआ और ये छोटा नंबर b। ओके, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, फिर क्या बोला मेरे को, मेरा क्वोशंट, मतलब कि क्वोशंट कितना है मेरा, भागफल 9 है और रिमाइंडर 41 है मेरा। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा मेरे को, इसको सॉल्व करने पे मेरे को मिल जाएगा a इक्वल्स टू 9b प्लस 41। अगर मैं b को वहां पे लेता हूं तो a माइनस 9b प्लस इक्वल्स टू 41 ना। अब ये देखिए एक इक्वेशन मेरे को यहाँ पे मिल गया और एक इक्वेशन मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे को a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ ये लोग ने डिमांड क्या किया है, बड़ी संख्या के अंकों का योग, मतलब कि उसमें जितनी डिजिट्स होंगी उनका सम क्या होगा। ओके, तो मैं इतना मिटा देता हूँ। क्या मिला, a माइनस 9b इक्वल्स टू 41। क्या मिला मेरे को, a माइनस 9b इक्वल्स टू 41। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड सब्ट्रैक्शन किया, तो a से कैंसिल, ये कितना मिल जाएगा, 8b इक्वल्स टू 2001 में से गया तो 1960। तो b कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 5 8 पचे 40। तो 245 मेरे को b की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, a इक्वल्स टू 2001
प्लस 245 ना, तो बी वहां पे आके मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा ना, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 2246 मेरे को मिल जाएगा ए। फिर इसके बाद में क्या बोला, इसके सम का डिजिट्स कितना होगा, 2 2 4 4 8, 8 6 14, तो मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 और 19 के मेंस में। 2018 और 19 के मेंस में सारे शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 1280, तो a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1280 दिया हुआ है। फिर व्हेन ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, मतलब a इज डिवाइडेड बाय b, देन क्वोशंट इज 7, मतलब भागफल 7 है और रिमाइंडर कितना है मेरा 50 है। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा मेरे को, a इक्वल्स टू 7b प्लस 50, तो a माइनस 7b इक्वल्स टू 50 मेरे को मिल जाएगा। तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, a माइनस 7b इक्वल्स टू 50 को, a माइनस 7b इक्वल्स टू 50 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 6b इक्वल्स टू 1230, 1230 बन जाएगा ना ये। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 2 10, 0 6 बचे 30, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 205 मिल गई। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 1280 प्लस b, तो 1280 प्लस 205 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा मेरे को, देखिए 1 2 2 4 8 5, मतलब 1485। ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछा गया था कब, 2019 के मेंस में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2019 के मेंस में पूछा गया था। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 342 वी गेट 47 एज अ रिमाइंडर, मतलब कि अगर किसी संख्या n को 342 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर के रूप में 47 मिलता है। ओके, फिर क्या बोला, अगर उसी सेम नंबर को 18 से डिवाइड किया जाएगा तो मुझको कितना रिमाइंडर मिलेगा, कि मेरा रिमाइंडर कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे सेम कॉमन सी बात क्या मैंने क्या बताया था, अगर ये दोनों आपस में, अगर ये जिससे डिवाइड किया जा रहा है डिवाइजर, अगर आपस में फैक्टर होंगे तो हमको मालूम है कि 342 को 18 पूरा पूरा भाग देता है। तो जो एक्शन नंबर के साथ हुआ है वही एक्शन हम लोग को रिमाइंडर के लिए करना है। तो 47 डिवाइडेड बाय 18 कितना मिल जाएगा, 18 2 36, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को 6 7, मतलब कि 11 ना, तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, 11 मिल जाएगा। 11 इज माय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर ये देखिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मेरा, अगर एक संख्या n को 899 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है मेरा, मेरा रिमाइंडर आता है 63, रिमाइंडर मेरा 63 आता है। यदि उसी संख्या को, मतलब कि n को ही 29 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये हमको मालूम है कि 899 को 29 पूरी तरह भाग देता है, कि मतलब 29 इंटू 31 कितना होता है, 29 इंटू 31 होता है मेरा 899। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको ना, मतलब कि ये उसको पूरी तरह भाग देते तो हम लोग को ये फैक्टर कैसे मालूम करना पड़ता है। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं कैसे निकाला करता था। देखिए अभी जैसे यहाँ पे 29 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या बोला, 899 बोला है, मतलब कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 है ना, तो 9 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे कि हम लोग को यूनिट डिजिट इसका 9 मिलेगा। ऑब्वियसली 1 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, मतलब कि जो दूसरा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका आखिरी संख्या 9 हुआ तो ही हम लोग को यहाँ पे आखिरी संख्या 9 मिलने वाला है 899 का ना। तो अब अभी यहाँ पे इसके पहले कौन सा नंबर रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो रख के देखना आपका काम है।
धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आपको वो नंबर आएगा। अब देखिए, अब इसका फैक्टर निकालने का चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। पहले आप 11 रख के देखेंगे, फिर 21, फिर 31, तो ये 31 टाइम्स आता है, तो 899 हम लोग को मिल जाता है। ओके, इस तरीके से मैं निकालता हूँ फैक्टर इनके, समझा अभी? ओके, तो मैं 63 को डिवाइड करता हूँ किससे, 29 से। 63 इज डिवाइडेड बाई 29, तो 29 टू ज़ा 58 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 63 में से 58 गया तो रिमाइंडर 5, क्योंकि 29 में से 58 निकल जाएगा, तो 59, 60, 61, 62, 63, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, रिमाइंडर 5 बच गया। ओके, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या क्या बोल रहा है, यह नंबर इज डिवाइडेड बाय 1003, मतलब कि कोई एक संख्या है, उसको हमने 1003 से भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है हम लोग को, 209 रिमाइंडर मिल रहा है, 209 रिमाइंडर मिल रहा है मेरा। ओके, फिर क्या बोल रहा है, यदि उसी संख्या को हमने 59 से डिवाइड किया, 59 से डिवाइड किया, तो मुझको रिमाइंडर कितना मिलेगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, 1359 का पूरा पूरा एक मल्टीपल है। अब देखिए, अब इसका मल्टीपल कैसे निकालना है, सिंपली 59 इंटू, ओके, अब यहाँ पे 3 है, तो 9 के कौन से नंबर के टेबल में 3 आता है, 9 7 63 होता है ना, तो यहाँ पे तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या बोला है, 1003 बोला है ना, मतलब 1000 टाइम्स, मतलब कि मैं अगर इसको 10 गुना भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पहुंच जाएगा ना, क्योंकि ये 20 के तक, ये देखिए ये टोटल नंबर कितना है, राउंड फिगर में इसके 1000 नजदीक है ना, तो ये मेरा क्या है, 60 है राउंड फिगर। अगर मैं इसको देखूँ, ये मेरा 60 है, तो इसको 1000 के करीब बनाने के लिए मेरे को 20 के आसपास का नंबर देखना होगा, ताकि ये 1000 के पार हो ना। तो 20 के आसपास में 7 से रिलेटेड कौन सा नंबर है, 17 ही है, तो 59 इंटू 17 कितना बन जाएगा मेरा, 1003। अब जब आपको 7 मालूम पड़ गया है, अब ये 59 इंटू 7 तो 1003 नहीं होगा, तो आप 17 लेके देखोगे, 7 लेके देखोगे, 17 लेके देखोगे, 27 लेके देखोगे, 37 लेके देखोगे, तो एक में ना आपको तो मिल ही जाएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस से आता है ना, तो इतना कोई डरने का बात नहीं कि उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फैक्टर बन जाता है। अगर ये फैक्टर नहीं बनता है, बिल्कुल भी फैक्टर नहीं बन रहा है, किसी एक टेबल में भी ये दोनों नहीं आते, या कोई एक सिंगल नंबर इन दोनों कैंसिल नहीं करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसका आंसर डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता, तो ये फैक्टर बनता ही है। अगर यहाँ ऑप्शन में आपको कहीं भी सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया है, तो ये ध्यान में से निकाल दीजिए कि ये उसका फैक्टर नहीं बनेगा, ये उसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा। ओके, अगर सी एन डी दिया होगा, नन ऑफ दिस दिया होगा, तो वो आंसर हो सकता है, चांसेस है, बट अगर नहीं दिया होगा तो आपको डायरेक्टली इसको इसका फैक्टर मान के चलना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 209 को भी मैं 59 से जब डिवाइड करता हूँ, तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, सॉल्व कीजिए आप सब कि मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो 59 थ्रीजा कितना होता है, 59 थ्रीजा मेरा होता है 177, तो 177 मतलब वहाँ पे 177, तो कितना बचता है, 23 बचता है, और ये 9 मतलब 32, 23 और 9 32, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 32 आ गया। देखिए 59 थ्री से मेरा कितना होता है, 177 होता है। अब 209 में से 177 तो मेरा कट के निकल गया ना, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 32 बचा। एक मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए अब 299 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 177 प्लस 32 लिख सकता हूँ ना, तो ये 59 तो इसको पूरी तरह से भाग देके निकल जाएगा, बचता क्या हमारा 32, 32 डिवाइडेड बाई 59, तो 32 क्या है मेरा, 59 से छोटा है, तो 32 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने इसको 177 प्लस 32 में क्यों लिखा, क्योंकि 177 इसका एक फैक्टर है 59 का, 59 के टेबल में 299 से जस्ट छोटा जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिखिए, बाकी उस नंबर को कंप्लीट करने के लिए जितना बच रहा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, वो आपका रिमाइंडर होगा। तो ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अगर किसी संख्या n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 2 मिलता है। ओके, फिर यदि 7n को, इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5,
तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को? 5 5 का फैक्टर है, दोनों नंबर सेम है। अगर मैं इसका 7 टाइम्स किया हूं तो इसको ही मुझे 7 टाइम्स करना होगा। कितना मिल जाएगा? 14। अब 14 तो मेरा रिमाइंडर आएगा नहीं, क्योंकि मेरा रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं होगा। मतलब कि डिविजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर, तो मेरा क्या होगा? मेरे रिमाइंडर को 5 से छोटा आना पड़ेगा। तो मैं इसको 5 से फिर से भाग दूंगा छोटा करने के लिए। तो 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे? 4। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन प्री का पूछा हुआ है। ओके, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए ना, कुछ क्वेश्चंस किसी मतलब कि एमबीए, कैट, सीडीएस, प्री मेन सबके लिए हुए, सबके कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी टाइप में पूछे जा सकते। अगर क्वेश्चन ऐसा भी नहीं पूछा गया, अगर आपको यहाँ पे 5 की जगह 25 दिया होता ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे 75 दिया होता तो भी इसका आंसर 4 ही आता, क्योंकि 75 और 25 क्या है? एक दूसरे का फैक्टर है। 75 25 क्या एक दूसरे का फैक्टर है। ओके, तो भी इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर 4 ही आता था। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय 442 देन रिमाइंडर इज 49। तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 49 मिल गया मेरे को। अगर मैं किसी संख्या n को 442 से भाग देने पर शेषफल 49 आता है, तो अगर उसी संख्या को 39 से भाग दिया तो मेरा शेषफल क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है। ओके, अब 39 का मेरा कोई फैक्टर 442 नहीं है। ओके, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 है ना, तो 9 8 जा 72, तो 39 इंटू, अब 8 यहाँ पे है तो आप 18 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, अब ये देखिए, अब ये 40 के नजदीक है और ये 20 के नजदीक है ना, तो 400 के आसपास तो बनेगा नहीं। 40 इंटू 20 में मेरा कितना होता है? 800 के आसपास का नंबर बनता है मेरा, और ये मेरा नंबर 400 के आसपास, मतलब 400 और 500 के बीच में मेरा ये नंबर है। तो मैं मतलब कि इस ये नंबर बहुत छोटा हो गया इनसे। और 39 इंटू 8 भी मेरा क्या होता है? 442 नहीं होता। 442 नहीं होता है मेरा 39 इंटू 8 भी। अगर मैं इसको 40 लेता हूँ और इसको 8 लेता हूँ तो 8 4 से कितना होता है? 320 होता है। 320 अगर मैं उसमें से भी कम करता हूँ 8, तो मेरा वो कितना बच जाएगा? 312। तो इसका आंसर कितना आएगा? 312 आएगा ना। देखिए, 8 9 72, 7 यहाँ पे कैरी, 8 3 24, 24 और 7 31, तो 312 मेरे को आंसर मिल गया। तो भी ये उस 442 उसमें भी नहीं है, 442 उनसे ज्यादा, और ये 600 से कम है ना। तो मतलब कि 39 का मेरा एक भी फैक्टर ये नहीं है। अब देखिए, वो फैक्टर है कि नहीं पहचानने का सपना अपना अपना एक अलग तरीका होता है। ये मेरा था, आपका अब क्या पता कुछ और हो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो निकाल सकते हो। तो 442 39 का फैक्टर नहीं है, हमको मालूम पड़ेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। सिंपली अगर वो कैलकुलेशन जो मैंने किया वो मेरे खुद के मेथड्स थे, नहीं समझा कोई बात नहीं, कॉमन सी बात है। ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब यहाँ का रिमाइंडर निकालना इम्पॉसिबल है। तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा इसका आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दो नंबर दिए गए ए और बी, और उनको 8 और 5 से डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड, उनको उन दोनों नंबर को 8 से डिवाइड किया गया है। तो मेरे को दो रिमाइंडर मिले, क्या? 5 और 7। हिंदी वाले देखिए, यदि पूर्णांक ए और बी को 8 से भाग विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 आता है, तो ए और बी को जब 8 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा मेरा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए इज डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर कितना आया? 5 आया। इफ बी इज डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंडर कितना है? 7 आया। तो अगर मैं ए इंटू बी को 8 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जो एक्शन नंबर के साथ लिया गया, ए इंटू बी किया है, तो जो उनका रिमाइंडर मिला उनको भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 35 डिवाइडेड बाय 8, 8 चौक 32, तो कितना बचता है मेरा? 3 रिमाइंडर बचता है यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। ओके, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए क्या मेरा
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 129, अगर मैं किसी संख्या n को 129 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिल जाता है मेरे को, रिमाइंडर 27 मिल जाता है। कितना मिलता है, 27 मेरे को रिमाइंडर मिल जाता है। अगर मैं उसी संख्या के चार गुने को, यदि उसी संख्या के चार गुने मतलब 4 टाइम्स को इज डिवाइडेड बाय 86, अगर मैं इसी के चार गुने को 4n को डिवाइड करता हूँ 86 से तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा। ओके अब यहाँ पे देखिए, अब आपके मन में रहेगा कि 129 और 86 तो किसी टेबल में नहीं आते, बट 86 और 129 तीन से, वेट वेट, देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि n इज डिवाइडेड बाय 129 एंड 4n इज डिवाइडेड बाय 86 ना। अब यहाँ पे आपको नहीं मालूम है कि ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है ये मेरा फैक्टर है कि नहीं है। सिंपली तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस बताता हूँ। ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी तीनों में नंबर दिए हुए हैं सिंपली, और यहाँ पे आंसर में आपको सी एन डी कहीं भी नहीं दिया हुआ है ना। तो इस बात पे फोकस करना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि इसका फैक्टर है कि नहीं, ये किसी ना किसी नंबर से दोनों कटते होंगे। ओके तभी यहाँ पे हम लोग को सी एन डी नहीं है तो ये उसका फैक्टर होगा। ओके तो इस बात से टेंशन निकाल दीजिए। अगर सी एन डी लिखा होता तो हम लोग को चेक करना पड़ता कि किसी नंबर से कैंसिल होते कि नहीं होते। ओके अब देखिए, अब ये क्या बोला, एन इज 4 मतलब कि यहाँ पे एन था, यहाँ पे 4n हुआ, तो जो एक्शन नंबर के साथ हो वही एक्शन इसके साथ हम लोग को करना पड़ेगा। तो 27 इंटू 4 कितना होता है, 108 होता है। तो 108 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 86 से, क्योंकि 108 तो मेरा रिमाइंडर बनेगा नहीं क्योंकि ये 86 से बड़ा है। तो अगर मैं इसको 86 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलता है, मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा 22 रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि 86 का 4 14 और 108 का 8 8 14 और 8 कितना हुआ मेरा, 22 हुआ ना। देखिए तो 22 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। सिंपली सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऑप्शन में आपको सी एन डी मिलता है, क्या मिलता है, सी एन डी मिलता है, तो ही देखना ये दोनों नंबर एक दूसरे के फैक्टर है या नहीं है, बाकी ऑप्शंस को चेक करने के लिए। ओके अगर फैक्टर नहीं मिलता है तो सीएनडी मार दो, अगर सीएनडी दिया ही नहीं तो मतलब ये एक दूसरे का फैक्टर होगा, तभी तो चार में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। कॉमन सेंस की बात तो यही है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। ओके तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके वेट, अभी अभी भी जितने लोग को नहीं समझा होगा ये फैक्टर का सीन कि ये 86 129 किससे कैंसिल होते हैं, तो एक बार मैं ना इसको बेसिक से बता देता हूँ आपको। ओके देखिए, देखिए इसका बेसिक क्या होगा। अभी मैंने क्या लिया, कोई एक नंबर n है, इसको मैंने 129 से डिवाइड किया तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलता है, मेरे को रिमाइंडर मिलता है 27। तो मैंने लिया सम क्वेश्चन में भी x। ओके तो यहाँ पे मेरे को n कितना मिल जाएगा, n मेरे को मिल जाएगा 129x प्लस 27। अब यहाँ पे क्या बोला है, 4n बोला है ना, तो 4n इक्वल्स टू, सबका 4 टाइम्स होगा, 4 इंटू 129x प्लस 4 इंटू 27। ओके तो 4n 4n इक्वल्स टू, ये कितना है मेरा 4 इंटू 129। तो मैं इसको, मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, मैं 4 को 2 इंटू 2 इंटू, और 29 को क्या लिख सकता हूं मैं, 43 इंटू 3, 43 इंटू 3 लिख सकता हूं ना। फिर उसके बाद प्लस ये मेरा 108 बन जाएगा ना। अब इसको मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको 86 से डिवाइड करना है। देखिए अब ये देखिए, मैंने 4 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 लिखा, और 129 को क्या लिखा, 43 इंटू 3। तो ये भी मेरा 129 ही बचता। अब ये देखिए, अभी जो बीच का नंबर है 2 इंटू 43 कितना होता है मेरा, 86 होता है ना। तो मतलब ये 86 इसको पूरी तरह से भाग देगा, तो बचता क्या मेरा 108 ही बचता है ना। तो 108 इज डिवाइडेड बाई 86, कितना मेरे को मिल जाएगा रिमाइंडर, 22। ओके तो ये था इसका बेसिक, ये इसका क्या था, ये इसका बेसिक था। तो जब भी आपको अगर सीएनडी नहीं दिया, आपको अगर ऐसा मन में डाउट आता है कि 86 129 को पूरा कैंसिल नहीं होता, क्योंकि 86 का डबल, 86 का डबल कितना होता है, 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16, 172 होता है, मतलब 129 से ज्यादा होता है, तो ये उसको कैंसिल कैसे करता है ना।
तो डोंट माइंड, वो आगे जाके कैंसिल होता है। अगर ऑप्शन में सी एन डी दिया होता तो हम लोग को बेसिक से चेक करना पड़ता है एक बार के लिए। ओके, बट दिया नहीं है तो आंख मूंद करके समझ लो कि ये दोनों आपस में फैक्टर होंगे 86 और 129, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट जो एक्शन नंबर के साथ हुआ हम लोग ने वही रिमाइंडर के साथ करके सॉल्व कर दिया। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, दिस इज आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एमबीए के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, ये क्या हो गया। 16 बोलता है इफ अ नंबर n is divided by 17, solution is it leaves a remainder 13. Okay, if a same number is divided by 60n 68, तो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिमाइंडर्स, मतलब कि इनमें से क्या शेषफल आ सकता है। शेषफल क्या होगा वो नहीं पूछा है, क्या आ सकता है ये पूछा है। ओके, तो ऑप्शन देखिए क्या है, 30 64 13 47 ऑल। तो इनमें से क्या आ सकता है, एक ही आएगा या सभी के सभी आ सकते हैं, हम लोग को ये पता लगाना है। तो यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है ना। तो अगर आप नॉर्मली किसी ने पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर सॉल्व किया तो वो 13/68 यहाँ पे करके आंसर 13 लिख देगा, टिक मार देगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, आ सकता है, शेषफल क्या आ सकता है ना। तो अगर आ सकता है और रिमाइंडर मतलब कि ऑप्शन में एक ऑल भी दिया है, तो हम लोग को अपने को बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा ऐसे। ओके, तो बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखिए क्या बोला गया है, अगर कोई संख्या n है उसको 17 से भाग दी जाती है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 13 बचता है ना। लेट सम क्वेश्चन एक्स, मैंने कोई एक भागफल x माना, तो n कितना मिल जाएगा मेरे को, n मेरे को मिल जाएगा 17x प्लस 13। ओके, अब क्या बोला है, इसी नंबर n को 68 से डिवाइड करना है ना। क्या बोला गया, इसी नंबर n को 68 से डिवाइड करना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। ओके, क्या आ सकता है, तो मेरे को क्या करना है, मैं सिंपली एक एक वैल्यू रख के चेक करता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो x1 तो 17 मतलब 17 प्लस 13 मतलब 17 और 13 कितना होगा, 30 होगा। तो अगर ये 30 होता है तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 30/68। 30/60 मतलब मेरे को रिमाइंडर कितना मिल गया, 30 मिल गया मेरे को रिमाइंडर। ओके, मेरे को रिमाइंडर कितना मिल गया, 30 मिल गया। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, तो हमने पुट किया x इक्वल्स टू 2। अगर x की वैल्यू में 2 रखता हूं तो क्या बन जाएगा, 17 दूनी 34 प्लस 13, 34 प्लस 13 कितना होता है, 47 होता है। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं, x की वैल्यू में अगर 3 रखता हूं तो 17 17 51 और 13 जोड़ता हूं तो कितना बन जाएगा, 64। तो 64 भी 68 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 64 आएगा। ओके, अब देखिए क्या क्या मिल गया हम लोग को, हमको 30 मिल गया, 47 मिल गया, 64 मिल गया। अब क्या बचा, अब 13 बचा है ना। अब देखिए यहाँ पे तो 13 हमको मिला, ये रिमाइंडर में 13 की संख्या 13 शेषफल छोड़ती है, तो ये तो रहेगा ही। अगर इसमें से कैसे निकालना है 13, तो हमने क्या रखा, हमने x की वैल्यू 0 पुट की। ओके, लाइक कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 17 0 से 0 तो 13 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, तो 13 30 47 64। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ ना, तो आप देखना यहाँ से फिर से आपको 13 मिलेगा। आप चाहिए तो यहाँ पे पुट करके देख लो कि अगर आप 17 की वैल्यू x की वैल्यू 4 रखते हो तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, फिर से यहाँ पे 13 आएगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, ऑल। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेट रुकिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए 17 4 जा कितना होता है, 68। तो 68 प्लस 13, देखिए 68 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 68 ना। तो 68 से 68 कैंसिल होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 13। तो फिर से 13 30 47 64 रिपीट होगा।
ओके, जिन लोग करके देखना वो लोग करके देख सकते हैं, बट कॉमन सेंस की बात है कि ये रिपीट होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 30, 64, 13, 47 मीन्स ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, अगर किसी संख्या को 3 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। अगर उसी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और 3 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा। सिंपली क्वेश्चन है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। इसका आंसर बचेगा 1। इसका आंसर कितना बचेगा, इसका आंसर बचेगा 1। समझा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाता हूं मैं सॉल्यूशन। अगर कोई संख्या n है, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिलता है मेरे को, रिमाइंडर मिलता है 2। ओके, फिर क्या बोला, अगर उसी संख्या में मैंने 5 ऐड किया और 3 से डिवाइड किया तो सेम। तो n+5 मतलब 2+5 डिवाइडेड बाय 3 कितना, 7/5, 7/3, 7/3, 3×2 6, तो रिमाइंडर कितना, 1। ओके, तो ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही सिंपल था ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत सिंपल है। अगर कोई संख्या n को 14 से डिवाइड किया जाता है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 14, द रिमाइंडर इज 9। रिमाइंडर कितना मिलता है हम लोग को, 9 मिलता है। अगर उसी संख्या के स्क्वायर को सेम नंबर से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैंने n स्क्वायर को 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, n स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर होगा, मतलब 81 होगा। यहाँ पे 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 14 मतलब 81 डिवाइडेड बाय 14। ओके, डिवाइड बाय 14 तो 14×5 = 70, 70 निकल जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 11। ओके, तो ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये सिंपल था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 21, अगर किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 13 बचता है। सेम, अगर किसी n को मैं 21 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को, रिमाइंडर मिलेगा 13। ओके, यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने से, थ्राइस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर, उसी भाजक से विभाजित किया जाए। अगर इस नंबर के स्क्वायर के 3 गुने से उसी भाजक से मतलब 21 से डिवाइड किया जाए तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। तो मुझको क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पर ओके, तो जो एक्शन नंबर के साथ है वही एक्शन किसके साथ होगा, रिमाइंडर के साथ होगा। ओके, चलिए, तो 3 n स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर मतलब कितना, 169 लिख देता हूँ। 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21 इंटू नहीं ends टू, तो 3 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 21। अब इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 170 ये होता है, 17×51 3 कम मतलब 507। ओके, अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन फटाक से कैसे हुआ, 3 इंटू 169 के पास बात का नंबर क्या है, 170 है ना, राउंड फिगर जीरो वाला। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 510 आएगा। बट ठीक है, एक नंबर कम है तो ये 1 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा ना, तो इसीलिए 507 लिखा मैंने। ओके, अब डिवाइडेड बाय मैं 21 करता हूँ, 21 से मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो मेरे को रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा 3। मेरे को रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, मेरे को रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ओके, 21 का टेबल कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए अगर 21 के टेबल से इसको सॉल्व करते हैं तो 21 दूनी 42, 8 यहाँ पे गया, 21 21 फोर का कितना होता है, 84 होता है, तो 84 निकल जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा हमारा। ओके, अब अगर इसको बिना मल्टीप्लाई किए सॉल्व करना है तो 169 डिवाइडेड बाय 21। ओके, देखिए तो 21 को अगर 3 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा मेरा, इंटू 28 को अगर 169 से डिवाइड करते तो कितना आएगा, 21 8 से कितना होता है मेरा, 168 होता है। तो ये 168 निकलेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 इंटू 1 मेरा कितना होता है, 3 होता है। अभी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य होगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 20,
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 15, when 10 times of the same number is divided by d the remainder is 6, the least possible value, वेरी गुड। इसके लिए क्वेश्चन एक नया टाइप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल से। ओके, लाइक मैंने आपको कोई एक नंबर दिया, नंबर n इज डिवाइडेड बाय 15 और आपको रिमाइंडर में आता है 8। ओके, आपको रिमाइंडर में कितना आ रहा है? आपको 8 रिमाइंडर में आ रहा है। अगर मैं उसी संख्या का 7 गुना, मतलब 7n स्मॉल n, अगर मैं उसी संख्या का 7 गुना किससे डिवाइड करूँ? 15 से डिवाइड करूँ, तो मेरे को रिमाइंडर कितना आएगा? अब मैंने n को 7 टाइम किया, तो मतलब कि मैं 8 को भी 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 8 कितना होता है? 56 होता है ना, 7 8 56। ओके, तो 56 क्या मेरा 15 से बड़ा है, तो मैं फिर से इसको 15 से डिवाइड करूंगा। 15 से 15 दिया 45, तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बच रहा है 11। रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा? रिमाइंडर बच रहा है 11। बट अगर मैं इसको बेसिक से करके देखता हूँ, तो ये n हुआ, इसको मैंने 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा आया 18। लेट सम क्वेश्चन x, कोई भी एक भागफल x लिया मैंने, तो मेरे को n की वैल्यू क्या मिलेगी? n मेरे को मिलेगा 15x प्लस 18। अब मैंने क्या किया? इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब 7n किया ना, तो 7 इंटू 15x प्लस 8 है, यहाँ पे 18 नहीं है, 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15। ओके, अब ये तो 15 का मल्टीपल है, तो ये टर्म तो पूरा निकल जाएगा, तो क्या बचता है मेरे पास? 56/15। अब ये देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे को 11 मिला है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या 45 प्लस 11 चलेगा ना? अगर मैं 56 को 45 प्लस 11 लिखूं, तो ये मेरा 15, और ये 15 मेरा 45 को पूरी तरह भाग देगा, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो 11/15 कितना होगा मेरा? 11/15 होगा मेरा रिमाइंडर इज 11। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा कि रिमाइंडर 11 कैसे आया बेसिक से, रिमाइंडर 11। ओके, तो अभी इसी सेम कंसेप्ट का जो यहाँ पे 45 प्लस 11 लिखा है ना, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ओके, देखिए क्या बोला गया है, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है, मतलब किसी संख्या n को अगर मैं d से भाग देता हूं, तो रिमाइंडर में वो कितना मिलता है? 15 मिलता है। अगर उसी संख्या के 10 गुने, मतलब उसी संख्या के 10 गुने को मैं d से भाग देता हूं, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलता है? मुझे रिमाइंडर 6 मिलता है। मुझे रिमाइंडर कितना मिलता है? 6 मिलता है ना। तो मुझे इस d की वैल्यू पता लगाने की, इस d की वैल्यू क्या होगी? इस d की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, d का पहला रिमाइंडर क्या मिला है मेरे को? 15 मिला है ना। तो जाहिर सी बात है, जो मेरी d की वैल्यू होगी, जो मेरी d की वैल्यू होगी, वो बड़ी होगी 15 से। कॉमन सेंस की बात है। बट यहाँ पे रिमाइंडर 6 आया है ना भाग करने के बाद, तो भाग कैसे किया होगा? ये 15 से बड़ी होगी, तो यहाँ पर भाग किससे किया होगा? अब इसका 10n किया है, तो इसको भी 150 करना होगा ना। इसका अगर 10 गुना हुआ है, तो 150 का भी 10 गुना हुआ होगा। अब ये क्या है? 150 तो मेरा d से बहुत बड़ा है, फिर से मैं इसको d से भाग दूंगा। ओके, तो 150 मतलब इसको भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बचा है मेरा? रिमाइंडर 6 बच रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 144 प्लस 6 में इसको लिख सकता हूँ ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 6 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 144 एक ऐसा, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो d से पूरी तरह भाग होता है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? न्यूनतम संभव मान। क्या बोला है? ये देखिए, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d क्या हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 144 के लिए? 144 मेरा किससे जाएगा? 12 से। बट 12 तो 15 से छोटा है, बट मेरा डी क्या है? 15 से बड़ा है, तो वो तो नहीं होगा। तो 15 से कोई बड़ा नंबर चाहिए, तो क्या आता है? 16 आता है, फिर 18 आता है। अब देखिए, अब ऑप्शन में क्या दिया गया है मेरा? ऑप्शन में 12 भी है, 18 भी है और 16 भी है, बट क्या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब मेरा जो डी है वो 15 से बड़ा है, इसलिए 12 तो नहीं आएगा, क्योंकि 15 से बड़ा नंबर चाहिए। और 18 क्या है?
इस इन चारों ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, इन चारों ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या 18 है, तो एक वैल्यू क्या बचता है मेरा 16 बचता है, 15 से जस्ट बड़ा नंबर 16 जो 144 को पूरी तरह भाग दे सकता है। तो 144 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16 होगा। ये कितने पे जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, तो मतलब रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, तो 6/16, 6 छोटा है तो इसलिए रिमाइंडर 6 मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या होगी मेरी डी की वैल्यू होगी, मेरे डी की वैल्यू होगी 16। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ना मेरे डी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बन सकती है, मेरे डी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बन सकती है यहाँ पे, कि मेरा 144 किन किन नंबरों से भाग जाएगा जो 15 से बड़े हैं, वो नंबर क्या क्या रहेंगे मेरे, 16 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 72 होगा और खुद 144 होगा। ओके, अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछता है, क्या पूछता है मिनिमम वैल्यू, डी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जो 15 से बड़ा है, क्या होगा 16 होगा। और अगर डी की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, मतलब कि डी का अधिकतम मान क्या होगा, वो क्या होगा 144 होगा। किसी भी नंबर के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद, किसी भी नंबर के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है जो उसको भाग देके शेषफल जीरो निकाल सकते, रिमाइंडर जीरो मिल सके, वो नंबर खुद होता है ना। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा 144 होगा और सबसे छोटा 16 होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इसके अंदर से कितने क्वेश्चन मिले हम लोग को, एक ये और एक ये, और ये मतलब एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन मिल गए हम लोग को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन क्या, इफ अ 7 इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर n, अगर कोई धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, अगर मैंने n को 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना मिल गया मेरे को 2 मिल गया। ओके, अगर मैं अगर तो शेषफल 2 प्राप्त हुआ, निम्न में से कौन सी संख्या को 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ना नंबर पे एक्शन पूछा गया है। अब ये देखिए, एक तो n था, फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि एक नंबर n को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 2 आया। फिर उसके बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम लोग 7 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को 0 मिलना चाहिए, मेरे को रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। ओके, तो अगर ये 2 है ना, तो इसमें मैं कितना जोड़ू कि ये 7 का मल्टीपल बन जाए। लाइक ये तो मेरा एक मतलब कि इस जो एक्शन नंबर n में होगा वही एक्शन इसमें होगा ना, जो एक्शन नंबर n में होगा वही तो एक्शन इसमें होगा। तो मतलब 2 मेरा किसके बराबर है, एक प्रकार से n के बराबर ही है। ओके, तो मैं 2 में कितना जोड़ू, क्योंकि मेरे को ये प्लेस का वैल्यू पता लगाना है, मेरे को ये प्लेस का वैल्यू पता लगाना है ना। तो मैं 2 में कितना जोड़ू कि ये 7 का मल्टीपल बन जाए। अब ये ऑप्शन में देखिए, अब तो n+5 है, अगर मैं यहाँ पे n+5 करता हूं तो 2 में मैंने क्या किया, 2 में मैंने 5 जोड़ा, 7 से भाग दिया तो 7/7 क्या बन गया, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे 0 आ गया रिमाइंडर। ओके, बट इसका एक आंसर और बन सकता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिया और यहाँ पे मैंने n लिया, अब मेरे को रिमाइंडर कितना मिल गया, मेरे को रिमाइंडर 2 मिल गया ना, मेरे को रिमाइंडर 2 मिल गया। तो यहाँ पे मेरे 2 रिमाइंडर बन सकते, एक मेरा बन सकता है n-2, कितना बन सकता है मेरा, एक n-2 बन सकता है। ओके, और एक जो हम लोगों को मिला है n+5। अब ये कैसे बन सकता है, अभी देखिए n मतलब कि मैंने n को 7 से भाग दिया, मैंने n को 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर मेरा 2 बच गया, मतलब कि इसके अंदर 2 अभी भी बचेगा। अगर मैं उस 2 को ही माइनस कर दूं, अगर मैं उस 2 को ही माइनस कर दूं तो ये क्या 7 का मल्टीपल नहीं बन जाएगा। वेट, मैं आपको ना ये एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, लाइक यहाँ पे मैंने क्या लिया, कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 7 नंबर लिया और मैं n के जगह पे लेता हूँ 16, मैंने n के जगह पे क्या लिया 16 लिया। ओके, अब मेरे को 7 दूनी 14, ओके 7 दूनी 14, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, मेरे को रिमाइंडर कितना मिल गया 2 मिल गया ना। ओके, तो मतलब कि अगर मैं इस 16, ये मेरे n के प्लेस पे बैठी हुई है 16 ना, अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ, अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ तो क्या 14 नहीं मिल जाएगा मेरे को, मतलब 16 - 2, 16 - 2 कितना मिल जाएगा मेरे को 14 मिल जाएगा ना। तो मतलब इसका एक
नंबर क्या मिल जाएगा मेरे को, n माइनस टू मिल जाएगा मेरे को। एक संख्या की मैं अगर n माइनस टू को भी 7 से भाग करता हूँ, मतलब 16 माइनस 2 14 को भाग करता हूँ, तो वो रिमाइंडर मेरे को कितना देगा, रिमाइंडर मेरे को 0 देगा। ओके, अब एक क्या मेरा n+5 है, अगर मैं इसके अंदर 5 और जोड़ता हूं, अगर मैं इसके अंदर 5 और जोड़ता हूं तो ये 7 है, तो 16 5 कितना होता है, 21 होता है। ओके, तो 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे को, 0 मिल गया ना। देखिए -2 करने से भी रिमाइंडर 0 मिलेगा मेरे को, क्योंकि ये बन जाएगा 14 और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, 0 मिल जाएगा। और n+5 करने से भी रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, 0 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर बन सकते हैं, एक n-2 और एक n-5, दो फैक्टर। बट ऐसे और भी फैक्टर है जो यहाँ पे बन सकते हैं, लाइक इन सबको मैं मिटाता हूं मैं। देखिए इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वेट क्वेश्चन ना निकल जाए। रबड़ बहुत स्लो है। ओके देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको ना कुछ ऑप्शंस देता हूँ, 3n+1, कलर चेंज कर देता हूँ, 3n+1, उसके बाद में 2n+3, फिर 5n-3, और एक दिया मैंने n+4। ओके, तो इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज 7 से पूरी तरह भाग हो सकती है, और रिमाइंडर 0 मिलेगा मेरे को। ओके, तो एक एक रख के देखते हैं हम लोग। ओके देखिए, अगर मैं इसके जगह पे 2 रखता हूं तो 3 दूना 6, 1 7, तो ये पूरी तरह 7 से भाग होगी। अगर इसके इस n के प्लेस पे 2 रखता हूं मैं, तो 2 दूनी 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, ये भी पूरी तरह भाग होगा। अगर मैं यहाँ पे n रखता हूँ तो 2 की वैल्यू 5 दूनी 10, -3 7, तो ये भी पूरी तरह भाग होगी। n+4 कितना होता है, 2+4 मतलब 6, तो ये भाग नहीं होगी। मतलब ये तीनों ऑप्शन बन सकते हैं। एग्जाम में ये तीनों ऑप्शन आपको दे देगा, लाइक ऐसा आपको लिख के देगा, 3n+1, 2n+3, 5n-3 और ऑल, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसे और बन सकते हैं, अब अभी तक बने तो नहीं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में पहुंच जाता है आपका क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तो n+2 में ही मतलब कि सोचने को लगता है कि n+2 कि दो में कितना जोड़े कि वो 7 का मल्टीपल बनेगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल था n+5 का, बट अगर ऑप्शन कुछ ऐसा दे दिया जाए 3n+1, 2n+3, 5n+3, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एक ऑप्शन में वैल्यू रख के चेक करना होगा कि क्या ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। अब ये तो सिंपल था, डायरेक्ट डायरेक्ट आप इसको मतलब आप इसको डायरेक्ट सीधा सीधा जोड़ सकते थे, बट 3n+1, 2n+3, 5n-3 के लिए आपको चेक करना पड़ता। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत रखिए क्वेश्चंस की, कि जितना हो सके। इस कोर्स में जो आपके लिए यूट्यूब पर चालू हुआ है मैथ्स का, उसमें ही आपको कुछ 3500 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे जब तक ये कोर्स चलेगा। अभी तो नंबर सिस्टम ही कम से कम 17 से 18 दिन जाएगा, सिर्फ नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद आएगा मिसलेनियस आएगा, फिर एचसीएफ है, एलसीएफ, फिर उसके बाद सर्ट्स एंड इंडाइसिस आएगा। ओके, तो इतना सब करने के बाद तो अभी आराम से 200-210 दिन ये कोर्स चलेगा, लगभग 6-6.5 महीना। ओके, तब तक बने रहिए, तब तक आपका सीडीएस का पेपर भी आ जाएगा नज़दीक। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ईयर 2022 में एसएससी के पेपर्स आएंगे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, वो सारे पेपर्स भी आप इससे क्लियर कर सकते हो, प्री और मेंस दोनों। ये पूरी तरह फ्री है, कोई चार्जेस नहीं, और कोर्स का लेवल भी एकदम अपने पीक पे होगा। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, when two numbers are divided by separately by 33, अगर दो संख्याओं को अलग अलग 33 से विभाजित करने पर 21 और 28 शेषफल आता है। मतलब कि मैंने दो संख्या ली a और b, उन दोनों को मैंने किससे डिवाइड किया, 33 से डिवाइड किया, तो शेषफल कितना मिला मेरे को, एक में 21 मिला और एक में 28 मिला। तो यदि उन संख्याओं का योग 33 से विभाजित किया जाता है, मतलब कि उन दोनों नंबर के सम को मैं 33 से डिवाइड करता हूं, मतलब कि a प्लस बी को 33 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे को रिमाइंडर कितना आएगा। ओके, तो a प्लस बी मतलब 21 प्लस 28 को मैंने डिवाइड किया किससे, 33 से, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 49 बन जाएगा 33 से।
तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 33 मतलब 49 33 से कितना आता है 16 जाता है क्योंकि 33 वन टाइम में कट जाएगा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना 33 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 33, ये इससे निकल जाएगा तो क्या बचता है मेरा रिमाइंडर 16 बाय 33 बचता है मतलब 16। ओके तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। अभी कम से कम 8-9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये लेक्चर तभी खत्म होगा उन 8-9 क्वेश्चंस के बाद। ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्या बोला गया, इफ अ प्राइम नंबर p इज ग्रेटर देन 3, यदि p एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ी है, p क्या है मेरा 3 से बड़ा है, तो p स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा मेरा। ओके ये मुझको बताना है। अब p से जस्ट बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, p से जस्ट बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 5 होती है। तो मैं p के जगह पे 5 रखता हूं तो p स्क्वायर कितना होता है मेरा 25 होता है। 25 प्लस 19 12, ये कितना बन जाएगा मेरा 9 5 14 एक कैरी तो 44 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 दूने 36, कितना बचता है मेरा 8 रिमाइंडर बच जाता है। ओके मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, मेरा रिमाइंडर 8 बच जाता है। तो इसका रिमाइंडर हमेशा 8 ही होगा। आप कोई भी प्राइम नंबर रख दो इसके जगह पे, आप कोई प्राइम नंबर रख दो। लाइक मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए हम लोग किसी भी प्राइम नंबर p को 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग किसी प्राइम नंबर n को 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके अगर मैं n की वैल्यू कितने रखता हूं, मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5 होगा, और 6 प्लस 1 कितना होगा 7 होगा। ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है, हमको मालूम है ना। तो मैं इसी प्राइम नंबर को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड आंसर कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। ओके तो कितना बोला यहाँ पे बोला गया p स्क्वायर ना, तो p का स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को p का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, देखिए मतलब 6n प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा मेरे को 36n स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 6n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1। ओके ये तो क्या मिलेगा मेरे को, इसका मिलेगा किसका 6n प्लस 1 का जब मैंने होल स्क्वायर को तोड़ा तो प्लस माइनस 12n प्लस 1 मेरे को मिलेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी को, अब मेरा क्या ये तो p स्क्वायर है ना, बट इसमें क्या बोला गया, इसमें 12 को जोड़ा गया है, और इसमें 12 को और जोड़ा गया है। वेट इसमें 12 को नहीं, इसमें 19 को जोड़ा गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 19 को ऐड कर दिया। ओके मैंने इसमें 19 को ऐड कर दिया, तो यहां भी 19 जाएगा मेरा ना। फिर ये क्या बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 19 इक्वल्स टू 36n स्क्वायर प्लस माइनस 12n प्लस 20। अब यहाँ देखिए, मैं इसको जब 12 से भाग देता हूं, मैं इसको जब 12 से भाग दूंगा तो 36 क्या है मेरा 12 का एक मल्टीपल है, मतलब वो पूरी तरह 12 से भाग होगा ना। मेरा 36 क्या है 12 का एक मल्टीपल है ना, मतलब 12 का एक फैक्टर है, तो वो 12 से पूरी तरह भाग होगा। फिर 12n भी 12 का एक फैक्टर है जो 12 से पूरी तरह भाग होगा। तो लास्ट में कितना बच जाएगा मेरा 20/12, और जब मैं इसको भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 8 आएगा, क्योंकि मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ 12 प्लस 8 डिवाइड बाय 12, तो 12 निकल जाएगा, 8 रिमाइंडर बच जाएगा मेरा ना। अब इतना तो बता दिया कि मेरे को ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके तो इसका स्टैंडर्ड आंसर क्या होगा 8 होगा, कि p स्क्वायर प्लस 19 में आप p की कुछ भी वैल्यू मतलब कोई भी प्राइम नंबर रखे, जब उसको 12 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर 8 ही आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब एक सम अभाज्य संख्या, मतलब इवन प्राइम नंबर, सम
अभाज्य संख्या और इंग्लिश वालों के लिए इवन प्राइम नंबर, दो एक ऐसी संख्या है। तो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट के लिए पूछ सकता है आपको कि डायरेक्ट मतलब कि सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर कौन सा है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी होगा, बी इसका क्या है, परम सत्य है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 24 2019 के मेंस में आया था, इस साल 2019 के मेंस में आया था। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब भी कोई एग्जाम की तैयारी आप अगर प्रीवियस से सॉल्व करते हो ना, तो बहुत जुना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके पिछले ही मैक्सिमम 2 इयर्स के पेपर को सॉल्व कर डालिए, मतलब कि जितने शिफ्ट में पूछे गए, क्योंकि एसएससी में लगभग करके ही 44 से 50 शिफ्ट बनती है। और 44-50 शिफ्ट मतलब 40 से 50 पेपर, 40 से 50 पेपर ना, अगर एक पेपर में भी अप्रोक्स हम लोग 40 क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं मिनिमम, तो इंटू 50 कितना बन जाएगा, 2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ज्यादा प्रीवियस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लगभग 1-2 साल में जो पिछले पूछे गए ना क्वेश्चंस, उन्हीं को सॉल्व कर डालिए जितने प्रीवियस ईयर के। ओके, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा जूना सॉल्व करने से कोई महारत नहीं बन जाता है। जो नए क्वेश्चन को सॉल्व करना जानता है एग्जाम उसी का निकलता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर x y and z आर डिवाइडेड बाय 31 17 आर डिवाइडेड बाय 31, द रिमाइंडर्स आर 17 24 और 17। अगर संख्या में x y और z को मैंने किससे भाग दिया, मैंने 31 से भाग दिया, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है 17, एक में 24 और एक में 27 मेरे को रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो फिर मेरा 4x माइनस 2y प्लस ये 3z है, ये z है। ओके, तो 3z को जब 31 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन, जो जो एक्शन घटा है वही एक्शन, मतलब जो एक्शन नंबर में हुआ है वही काम आप इनके रिमाइंडर्स में कीजिए। तो 17 चौक 68, 17 चौक 68 प्लस 24 दुना 48 माइनस आएगा यहाँ पे, 24 दुना 48 प्लस 27 थ्रीजा कितना होता है, 27 थ्रीजा कितना होता है मेरा 7×3=21 81। ओके, कितना होता है 81 होता है डिवाइडेड बाय 31। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 20 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 31 कितना मिल जाएगा मेरे को 101 डिवाइडेड बाय 31। अब ये 31 से कितनी बार जाएगा, 31 थ्रीजा मेरा होता है 93, तो 3 बार जाएगा तो वहां पे 7 बचेगा, यहाँ पे 1, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 8। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका परम सत्य होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर इसे ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझा, मैं 31 को 93 प्लस 8 में लिख सकता हूं। तो 93 31 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 8/31, 8 छोटा नंबर है इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 24वां बहुत सिंपल था, जो इस साल 2019 के मेंस में आया। तो क्वेश्चन देखिए, अगर एग्जामिनर 4 क्वेश्चन सिंपल बना रहा है तो वो आपको परेशान करने के लिए एक क्वेश्चन तो हार्ड बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन सिंपल दे दे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एग्जाम में 70% पेपर क्वेश्चन सिंपल होता है। कितना सिंपल होता है, मतलब जिनके अंदर कैलकुलेशंस ना के बराबर होती है, कैलकुलेशन न के बराबर होती है, 70% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। फिर बचते कितने, बचते 30% क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, और उन 30% में भी लास्ट में 10% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टफ होते हैं, जो सबके लिए टफ होते हैं, उसके लिए एकदम आइंस्टाइन वाला ब्रेन चाहिए। ओके, तो उन 10% को करना भी नहीं होता एग्जाम में। इसमें से जो 20% है, और ऐसा मतलब केवल 90% क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है प्रैक्टिस के साथ में। ओके, सो नॉट नीड टू वरी, 24 तक अपना हुआ है। तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये क्वेश्चन भी 2019 के मेंस में पूछा गया था। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में देखिए, अगर कोई नंबर ए सॉल्यूशन, क्या ये सॉल्यूशन, तो अगर कोई नंबर ए बी और सी है, अगर कोई नंबर ए बी और सी है, इनको मैंने क्या किया 13 से भाग किया, इनको मैंने क्या किया, मैंने इनको 13 से भाग किया, तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलता है, मेरे को रिमाइंडर आता है 9,
7 और 10 पिछली बार का जैसा ही क्वेश्चन है। तो a प्लस टू बी प्लस 5c मतलब a प्लस टू बी प्लस 5c को 13 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो जो एक्शन नंबर में वो उनको सेम यहाँ पे करके लिखिए। तो 9 का 9 आएगा, 7 दूनी 14 प्लस सी की जगह पे क्या है 10 है, तो 5 इंटू मतलब 10 बचे 50। ओके, डिवाइड बाय 13। 50 और 14 64 होता है, 64 और 9 कितना होता है 73 होता है, डिवाइड बाय 13। तो 13 बचे 65 मतलब 13 फाइव 65। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 8 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा 8 आएगा। दो शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए और उन दोनों का आंसर कितना आता 8 था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्या था सिंपल था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या बोला गया, अगर कोई नंबर n को डिवाइड किया जाता है डिवाइजर d से, जो कि 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे बोला गया है डिवाइजर d इज ए 2 डिजिट नंबर। ओके, इट गिव्स द रिमाइंडर 68। तो ये रिमाइंडर कितना देता है, रिमाइंडर 68 देता है। ओके, इफ 5n इज डिवाइडेड बाई d, अगर इस संख्या का 5 गुना मतलब 5n को हम लोग d से ही डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 8 आता है। तो हम लोगों को d की वैल्यू पूछी है। ओके, तो एक चीज यहाँ पे कॉमन सी बात है नोटिस करनी चाहिए सबसे पहले। अगर पहले वाले केस में d रिमाइंडर मतलब d से भाग करने पर रिमाइंडर कितना रहा 68 आ रहा है, तो मेरे d की वैल्यू 68 से बड़ी होगी, कॉमन सी बात है। तो इसमें से एक ऑप्शन तो पहले निकल गया क्या 68, क्योंकि वो 68 से बड़ी होगी। रिमाइंडर कभी डिवीजर के बराबर नहीं आ सकता, वो उससे छोटा ही आएगा। ओके, तो एक एक वैल्यू तो पहले निकल गया 68, तो बचता क्या 83, 76 और 85। इनमें से अब देखना है हमको। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे 8 बचा है, बट ये 5 गुना हुआ है तो इसका भी 5 गुना करना होगा हमको। ओके, 8 भी लाएंगे लास्ट में, डोंट वरी। तो 68 का 5 गुना, 68 का 5 गुना। ओके, तो 8 बचे 40, 4 5 30 सर 34, तो कितना हो गया 340 मिल गया हम लोग को। अब इसको डी से डिवाइड किया, अब रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा रिमाइंडर बच रहा है 8। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 332 प्लस 8 में इसको लिख सकता हूँ ना, 332 प्लस 8 में इसको लिख सकता हूँ ना। अब अभी मेरा क्या है 332 डी का एक फैक्टर है। अब डी मेरा कौन सा नंबर है मुझे नहीं मालूम, तो मैं एक काम करता हूँ 332 को 2 से भाग करता हूँ, इसका एक फैक्टर निकालता हूँ। तो 2 एकम 2, कितना मिल जाएगा मेरे को 2 छंग 12, 2 अट्टे 16 मेरे को मिल जाएगा। अब मैं वापस इसको 2 से भाग दूंगा तो वेट, 2 एकम 2, 2 छंग 12, एक कैरी तो 2 छंग 12 वापस। ओके, अब मैं इसको वापस 2 से भाग दूंगा तो 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16 और 2 3 6 83। अब ये देखिए ऑप्शन में मेरा क्या 83 है। तो मतलब मेरा जो ये 332 है, 332 ये क्या है मेरा, ये मेरा है 83 इंटू 83 इंटू 4 ना। तो 83 इंटू 4 प्लस 8, तो डी की वैल्यू क्या मेरी 83 है। तो ये पूरी तरह भाग होकर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा 8/83। तो रिमाइंडर कितना आ गया 8, जो हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि रिमाइंडर 8 बचता है। तो 83 पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। 332 76 और 85 से नहीं कटता, 85 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा क्योंकि ये 332 है। तो ये ऑप्शन भी निकल जाता, बचता है 2 ऑप्शन। ओके, तो 332 के अंदर 76 मतलब 76 332 को भाग नहीं दे पाता, केवल एक 83 ऐसा नंबर है जो 332 को भाग दे पाता। तो ऑप्शन ए मेरा क्या है परम सत्य है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन नंबर को देख के ना उसकी पूरी कहानी पता चल जानी चाहिए कि वो नंबर किसका स्क्वायर है, किसका मल्टीपल है, उसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बनते हैं, वो किस किस टेबल से कट सकता है। तो वो चीज आती है केवल प्रैक्टिस से, वो चीज केवल किससे आती है केवल प्रैक्टिस से आती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब अभी जिन लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ है, हम लोग डायरेक्ट कैसे मालूम कर सकते कि ये उससे मल्टीपल है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, 2 तो पहले गए आपके, 68 तो होगा नहीं, 85 भी नहीं होगा क्योंकि 332 के अंदर 85 उसका क्या काम है, क्योंकि उसका एंडिंग डिजिट 5 है, वो उसको काट नहीं पाएगा। बचता है 2 नंबर। ओके, 2 नंबर बचता है तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है 332 मतलब यूनिट डिजिट 2 है ना, तो दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए कि यूनिट डिजिट 2 किस किस केस में आएगा। अब 83 को आप किससे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप 14 से भी कर सकते हैं ना, ताकि 3 चौक 12, ताकि यूनिट डिजिट 2 आए। 76 में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर 332 नहीं आता तो 76 भी नहीं होगा, बचता क्या 83 है। हिट एंड ट्रायल से भी इसको आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था ओवरऑल। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा कि डी जब 2 डिजिट की, देखिए जब भी डी निकालने को बोले ना, तो वो देख लीजिए कि वो पहले क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है। हमेशा वैल्यू उससे बड़ी ही आएगी डी की, ये कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहला काम यही करना है, जब भी डी की वैल्यू, मतलब जब भी भाजक या डिविजर पूछा जाता है, तो उसने जब भी पहला जो रिमाइंडर छोड़ा है उसकी वैल्यू उससे बड़ी ही होनी चाहिए, उससे छोटी होनी नहीं चाहिए। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा। अगर कोई नंबर, मतलब व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डी इट लीव्स अ रिमाइंडर 10। अगर किसी संख्या को हम लोग भाजक डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 10 बचता है। ओके, कोई नंबर n है, मैंने उसको डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 10। ओके, सॉरी, तो अगर मैंने n को d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है, 10 आया। अगर मैं n स्क्वायर को, वेट कैपिटल n लिखा है ना यहाँ पे, कैपिटल n लेते हैं। ओके, मैंने नंबर n आएगा यहाँ पे n, तो अगर उसी n स्क्वायर को हम लोग जब d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर 4 मिल जाएगा। ओके, तो d की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, देखिए d के कितने मान संभव है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ d आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है अभी, हाँ क्या, अभी d नहीं निकालना है, d के कितने वैल्यूज आ सकते हैं ये हमको निकालना है। ओके, तो सबसे कॉमन सी बात यहाँ पे क्या मालूम पड़ सकती है, जब d से भाग करने पे रिमाइंडर 10 आ रहा है तो d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10 होगा, मतलब d की वैल्यू 10 से हमेशा बड़ी होगी। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे इसने रिमाइंडर 4 छोड़ा है, बट रिमाइंडर इसको 4 कब आएगा, एक इसके बीच में जो कैलकुलेशन है हम लोग उसको करके देखते हैं। अभी n स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 100, मतलब 10 का स्क्वायर। ओके, तो 10 के स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 96 प्लस 4, क्योंकि 4 रिमाइंडर मिल रहा है मेरे को। देखिए 4 मेरे को क्या मिल रहा है, रिमाइंडर में मिल रहा है ना, तो 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई डी। अब डी क्या है मेरा, मतलब कि वो 96 से पूरी तरह भाग जा रहा है, तो मतलब 96 के ऐसे कितने फैक्टर बन सकते हैं जो कि 10 से बड़े हैं, 96 के ऐसे कितने फैक्टर बन सकते हैं जो कि 10 से बड़े हैं। मतलब कि किस किस के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है, 24 के टेबल में आता है, मतलब कि 24 से भाग जाता है, 32 से जाता है, 48 से जाता है, और खुद 96 से जाता है। ओके, ये इतने नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, मतलब कितने वैल्यूज बन गए इसके, 1 2 3 5 4 5 6, मतलब 6 नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब सी इसका क्या है, परम सत्य, 6 वैल्यूज इसके बन सकते हैं, 6 वैल्यूज इसके बन सकते हैं। अब देखिए, अभी फटाफट निकालने का एक तरीका होता है, अभी 96 दिया हुआ है ना, इसका 96 दिया हुआ है ना, आप इसका हाफ निकालिए, इसका हाफ क्या मिल जाएगा आपको, 48। आप इसका 1/3 निकालिए, 1/3 कितना मिल जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 32, मतलब कि 48 मिल गया, 32 मिल गया, एक 96, तो ये खुद का एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ओके, तो 3 फैक्टर आपको मिल गए। फिर उसके बाद क्या करना है, 96 का 1/4 निकालिए, 1/4 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो मतलब एक ये भी मिल गया आपको। ओके, फिर उसके बाद इसका 1/5 नहीं निकाल सकते, 1/6, 1/6 मतलब 6 कम 6 3, देखिए 96 का 1/6 कितना मिल जाएगा आपको, 6 कम 6 3, 6 का 36, मतलब 16 मिल गया आपको। ओके, फिर 96 का 1/8, 1/8 कितना मिल जाएगा आपको, 96 का 1/8, दूसरी जगह लिखते हैं इसको। ओके, और दूसरे कलर से लिखते हैं, इसका 1/6 कितना मिल जाएगा आपको, 6 कम 6 36, फिर 96 का 1/8 कितना मिल जाएगा आपको, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब देखिए हम लोगों को सारे फैक्टर्स मिल गए। तो ये फैक्टर्स निकालना कोई कमाल की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं कि इतने फटाफट फैक्टर्स निकाल दे। अगर जब भी आपको फैक्टर्स निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, उस फैक्टर का हाफ निकालना है, फिर उसका 1/3, फिर उसका 1/4, उसका 1/5, उसका 1/6, उसका 1/7, उसका 1/8 और उसका 1/9। इनमें से वो जिससे भी डिवाइड होकर नंबर देगा, जो नंबर देगा वो उसके नंबर फैक्टर्स होंगे। ओके,
सिर्फ ये नंबर, और एक 1/1, मतलब वो खुद का तो एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा ना। तो वो इस मतलब वो इनमें से जिससे भी डिवाइड होगा, जैसे देखिए 96 1/5 से डिवाइड नहीं हुआ, 1/7 से डिवाइड नहीं हुआ ना, तो वो उनसे फैक्टर नहीं देगा, तो उनको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ओके, तो जितना नंबर ऑफ फैक्टर्स वो दे सकता है उससे निकाल लीजिए। ये इतना एक सिंपल मेथड है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कॉलम बना के लिख लीजिए। जब भी ऐसा पूछे कि डी के मतलब भाजक के कितने मान संभव है, अगर आपको पता हो कि मतलब कि मेरे को किस नंबर का फैक्टर निकालना है, मतलब 96 यहाँ पे हमको मिल गया ना, क्योंकि उसने क्या बोला रिमाइंडर 4 आएगा, बट किसको मतलब जब हम लोग 100 को डी से भाग देंगे तो ही तो रिमाइंडर 4 में मिलेगा ना हम लोग को। तो रिमाइंडर 4 मिल रहा है, तो वो कितना नंबर कट रहा है, 96 कट रहा है ना। तो 96 का मतलब हम लोग को 1/1 निकालना है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9। ओके, तो इनमें से जिससे भी वो भाग होके निकल जाए उसको उनको नोट डाउन कर लीजिए, वो उसके संभव मान बन जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये उसके इतने फैक्टर्स है। ओके, ऐसे एक क्वेश्चन आगे है, देखिए क्या बोला है, जब किसी संख्या n को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है 52। ओके, बट जब उसी नंबर को मतलब उसी नंबर के 7n को मतलब कि 7 गुने को d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 4। रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, 4 बचता है। अब क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया, क्वेश्चन मुझे मालूम है उसी टाइप का है, एक बार पढ़ देता हूँ। When a number n is divided by divisor d, it gives remainder 52. The number is 7n when divided by d, it gives remainder 4. Then how many possible values of d are possible, मतलब d के कितने मान पॉसिबल है। सेम क्वेश्चन हिंदी वालों को तो मैंने हिंदी में समझा दिया, किसी संख्या n को मैंने d से भाग दिया तो शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना बचता है, 52 बचता है। जब उसी संख्या के 7 गुने को d से भाग दिया तो रिमाइंडर 54 मतलब रिमाइंडर 4 बचता है। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, बट उसमें से कुछ संख्या जाएगी भी ना। अरे यार ये क्या हो रहा है, तब उसमें से कुछ संख्या जाएगी भी, तो 52 का 7 गुना करना होगा मेरे को। ओके, 7 दूनी 14, 1 7 बचे 35, 1 36, मतलब 364। तो 364 को जब मैं डी से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो कितना भाग हो जा रहा है उसमें से, 360 पूरी तरह भाग हो जा रहा है ना। अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है तो 360 पूरी तरह भाग होके निकल जा रहा है। तो मैं 360 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स है मतलब जो डी से भाग जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी इससे क्या मालूम पड़ रहा है, इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि जो मेरा डी है वो 52 से बड़ा है, मतलब जो भी पॉसिबल वैल्यूज में निकालूंगा वो 52 से बड़े होने चाहिए, उनसे छोटे नहीं होने चाहिए। ओके, तो 360 के कितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं जो डी से भाग जा सके, मतलब जो 52 से बड़े हो, तो कितने बन सकते हैं। एक तो इसका मतलब कि इसका हाफ कितना होगा, 180 होगा। ओके, एक तो 360 खुद होगा पहले, 180 बाद में होगा। ओके, एक तो 360 खुद होगा, इसका 1/2 होगा मतलब 180 होगा। अब इसका कितना होगा, इसका 1/3 होगा, 360 का 1/3 कितना होता है, 3 एकम 3 3 9 6। अब इसका 1/4 होगा 360 का, 360 का 1/4 कितना होता है, 3 9 36 40। अब फिर 360 का 1/5, 360 का 1/5 तो कितना होगा, 72 होगा। 360 का 1/5, फिर उसके बाद 360 का 1/6 कितना होगा, 60 होगा। अब इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे, इसके आगे मतलब इसका 1/7 निकालेंगे तो 7 से भाग नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 40 मिलेगा। बस वो 52 से छोटा है तो इसलिए 40 हम लोग लेंगे नहीं। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज मिल गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके संभव मान है, इसका भी आंसर 6। अब देखिए, अब जिसको ये नहीं समझाना, देखिए 360 तो खुद उसका फैक्टर होगा, एक 360 का हाफ होगा, एक 360 का 1/3 होगा, एक 360 का 1/4 होगा। ओके, एक 360 का 1/5 होगा और एक 360 का 1/6 होगा, क्योंकि इसके बाद के वैल्यूज 52 से छोटे हो जाएंगे। ओके, तो इसमें से आंसर क्या मिल जाएगा, एक तो 360, इसका आधा 180, इसका 1/3 120 और इसका 90,
इसका 72 और इसका 60। इतना तो कैंसिल करना आने चाहिए कि इनको काटने के बाद क्या मिलता है हम लोग को। ओके, क्या हो रहा है माइक को? ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है इसका परम सत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हमने कर लिया। अब जाते क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं हम लोग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? व्हेन अ नंबर, ग्रीन कर लेता हूँ। when a number when a certain number is when a number is divided by certain divisor, the remainder is 46। अगर किसी संख्या को हम लोग किसी भाजक द्वारा भाग करते हैं तो शेष 46 बचता है। मतलब कोई नंबर है n1, मैंने उसको भाग किया किससे? d से भाग किया, तो रिमाइंडर कितना आया मेरा? 46 आया। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला है? अगर किसी दूसरे नंबर को मैंने d से भाग किया, इफ अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिविजर इज 31, तो मेरे को 31 रिमाइंडर मिलता है। अगर किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 31 देता है। ओके, फिर क्या बोला है? उन दोनों संख्याओं के योग, मतलब उन दोनों संख्याओं के योग से उसी भाजक से विभाजित किया जाए। मतलब इन दोनों नंबर के सम को उसी डिविजर से डिवाइड किया जाए। मतलब n1 प्लस n2 को d से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आता है 19। तो फाइंड डिवाइजर, अगर मैं इसको R1 बोलूँ, इसको R2 बोलूँ और इसको R3 बोलूँ, तो डिवाइजर क्या होगा? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, वेट, R1 प्लस R2 माइनस R3 कितना होता है? माइनस R3। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 46 प्लस 31 माइनस 19, मतलब 77 माइनस 19 कितना होगा मेरा? मेरा ये बन जाएगा 58। ये मेरा कितना हो जाएगा? 58 बन जाएगा। ओके, अब देखिए अभी कैसे किया। देखिए मेरा कोई नंबर n1 था, उसको मैंने d से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना मिला मेरे को? 46 31 19। ओके, 46 मिला, 31 मिला, 19 मिला। सेकंड नंबर को भी d से डिवाइड किया तो, और n1 प्लस n2 को भी d से डिवाइड किया तो इतना रिमाइंडर मिला मेरे को। ओके, अब इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। ओके, इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। कि देखिए अब n1 प्लस n2 को डिवाइड किया मैंने d से। ओके, d तो सेम है, तो जो एक्शन नंबर के साथ हुआ है n1 प्लस n2, वो मैं रिमाइंडर के साथ भी कर सकता हूँ ना। तो 46 प्लस 31 को मैंने d से डिवाइड किया, कितना आ रहा है? 77 आ रहा है d से डिवाइड करने, बट रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा? 19 आ रहा है ना। रिमाइंडर क्वेश्चन में बोला गया 19 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब 77 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 58 प्लस 19 में लिख सकता हूँ ना, d से डिवाइड करने पे, जिससे रिमाइंडर 19 है। अब देखिए मेरा जो ये फैक्टर है 58 d से पूरी तरह भाग जा रहा है, d से पूरी तरह भाग, मतलब d मेरा एक ऐसा नंबर है जो 58 का फैक्टर होगा या खुद 58 होगा। अब मेरे को ऑप्शन में तो कहीं 58 का फैक्टर नहीं दिख रहा है, सिर्फ 58 ही एक दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? मेरा जो d है वो मेरा खुद 58 बन जाएगा। और 58 कैसे मिला मेरे को? मेरा डिवाइजर d, R1 प्लस R2 माइनस R3, मतलब 46 प्लस 31 माइनस 19, मतलब 77 माइनस 19 कितना मिल गया मेरे को? 58 मिल गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप इसको, ये ट्रिक होगा, कुछ होगा, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बेसिक में जाने की कोई जरूरत नहीं, वो कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है। बताने को बता दूं, बट वो कैलकुलेशन हमारे एग्जाम में नहीं आती, इसका बेसिक वाला। ओके, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 3 से 4 बार लगाएंगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो हमने अभी तक 29 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक मिलता जुलता क्वेश्चन 2017 में यूपीएसआई में पूछा गया था। यहाँ पे क्यूब का बोला गया, घन का, तो वहां पे वर्ग यानी कि स्क्वायर की बात की गई थी। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? 3 टू द पावर 9 प्लस 3 टू द पावर 12 प्लस 3 टू द पावर 15
प्लस 3 to the power n। ओके, तो मुझको इसको क्या करना है, मुझे ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो एन की किस वैल्यू के लिए एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, मतलब ये पूरी तरह घन बन जाएगा एन की किस वैल्यू के लिए। अगर मैं 3 to the power 9 कॉमन निकालता हूँ इसके अंदर से, मैंने क्या किया, इसको कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो अंदर 1, अंदर फिर इसका ये 3 का क्यूब, फिर इसके बाद अंदर 3 to 6 और 3n-9। यहाँ पे n-9 कैसे आया, अगर मैं 3n-9 में इंटू 3 to 9 वापिस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 3 to the n-9 प्लस 9 3 to the power n, ये मेरे को वापस मिल जाएगा ना। तो इसमें से इसलिए यहाँ पे n है, अगर मैं 9 बाहर निकालूँ तो इसमें n-9 बच जाएगा। अब ये स्कूल का कैलकुलेशन है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 to the power मतलब 3 into 3 लिख सकता हूँ ना। देखिए, अगर स्कूल में हमने पढ़ा, अगर a to the power m है और होल रेस टू n है, तो ये m into n होगा ना। ये कितना होगा मेरा, m into n होगा ना, a रेस टू m into n। तो यहाँ पे क्या था, m into n की जगह पे 9 था, तो मैंने उसको 3 into 3 लिखा, तो ये एक 3 यहाँ पे गया, एक 3 यहाँ पे गया। अब ये तो मेरा परफेक्ट क्यूब बन गया। तो अंदर परफेक्ट क्यूब मेरे को इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है अब। ओके, तो 1 प्लस 27 प्लस, अब 3 to 6 मेरा क्या होता है, 3 to 6 को मैं 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर पावर रेस टू पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, बट अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो तो वो पावर क्या होता है, वो पावर ऐड होता है। तो 3 into 3 क्या, 3 मतलब 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब क्या बन जाएगा, 3 to the power 6 बन जाएगा। तो 27, तो ये कितना होता है, 27 होता है, और ये भी मेरा कितना होता है, ये मेरा 27 होता है। सो 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, होता है 7 to 9 होता है 27 का स्क्वायर, और ये 3 to n-9 होता है। ओके, तो जब मैं इसको जोड़ता हूँ 7 29 27 और 1, 9 1 10 7 17, कैरी 1 2 2 4 1 5, और ये 7 मतलब 757 मिल गया मेरे को। इसका प्लस प्लस 3 to the power n-9। अब ये देखिए, ये नंबर 700 है, मतलब 757 मतलब 800 के करीब ये नंबर है मेरा 757। इसको क्यूब बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, इसको क्यूब बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो इसके आसपास परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 10 का क्यूब कितना होता है मेरा, 1000 होता है ना। तो इसके आसपास एक परफेक्ट क्यूब का नंबर कौन सा है, 1000 है। तो अगर मैं 1000 में से 757 को माइनस करता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे 3, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 में 7 गया 2, मतलब 243 मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। और 243 मेरा क्या होता है, 243 मेरा होता है 3 to 5, मेरा 243 होता है ना। इसको निकाल देता हूं मैं। मेरे निकल जा, देखिए। ओके, तो 757 प्लस, तो पेन को क्या हो गया, प्लस 3 to the power 5 प्लस 3 to the power 5। ओके, तो ये कितना बन जाएगा मेरे को, 757 और ये 3 का क्यूब 3, 757 प्लस 243 कितना मिल जाएगा मेरे को, 1000 मिल जाएगा, मतलब 10 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो ये नंबर क्या हो, ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन गया ना मेरा। इरेजर कुछ तो हो गया, तो ये मेरा नंबर क्या, परफेक्ट क्यूब बन गया। यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, तो पूरा नंबर मेरा क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। बट मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है, मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। तो n-9 की जगह पे क्या लिखा है मैंने, 5 लिखा है ना। तो n-9 इक्वल्स टू 5, 9 वहां पे चला जाएगा, तो 5 प्लस 9 कितना हो गया, 14 हो गया। तो n की 14, मतलब कि अगर मेरी n की वैल्यू 14 होगी, 13 रेस टू 14 होगी यहाँ पर, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बाहर 3 रेस टू 9 मतलब
ये मेरा 27 का क्यूब बन जाएगा ना यहाँ पे। अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये मेरा 27 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब बन जाएगा ना। 10 का क्यूब, तो मैंने क्यूब कॉमन निकाल लिया, ये क्या हो गया। ओके देखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 27 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब, तो मैंने क्या लिखा, 27 इंटू 10 का होल क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 270 का क्यूब। मतलब ये क्या बन गया संख्या, ये पूरी नंबर एक पूरा घन बन गया जब मेरे n की वैल्यू क्या होगी, जब मेरे n की वैल्यू 14 होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा पूरी तरीके से। हमने क्या किया, पहले 9 को कॉमन निकाला, फिर अंदर वाले को सॉल्व किया। तो 700 के बाद सबसे नियरली घन कौन सा है, 1000 है ना। तो उस मतलब उस नंबर को सॉल्व किया, उस घन को, तो 1000 है, तो जब उसमें से 757 माइनस किया तो 243 आया, जो 3 टू दी पावर 5 है। तो n माइनस नाइन की जगह 5 है, तो n माइनस नाइन की वैल्यू क्या होगी, 5 हुई, तो 9 वहां पे जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 14 मिल जाएगा। और यही हमारा आंसर है। तो 14 ऐसा क्या होगा, परम सत्य होगा। ओके, तो हमने इसके अंदर क्या देखा, हमने इस डिविजिबिलिटी के अंदर कितने देखे, हमने टोटल 30 क्वेश्चंस देखे। हम्म तो हमने इसके अंदर टोटल कितने देखे, हमने इसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस देखे। तो हमने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आपके लिए एक काम क्या है, इन्हीं 30 क्वेश्चंस को इन्हीं 30 क्वेश्चंस को कम से कम 3 बार लगाइए, कम से कम 3 बार सॉल्व करिए, ताकि एकदम अच्छे से आपके हाथ पे बैठ जाए। क्योंकि अगर आप आज पढ़ने के बाद इसको छोड़ दोगे, तो ये आपके दिमाग से निकलते चले जाएंगे टाइम के साथ साथ। मैथ्स के अंदर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस और रिवीजन की। वो तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पड़ती है, बस मैथ्स के अंदर थोड़ी ज्यादा पड़े, ताकि क्वेश्चंस के जो सॉल्व करने का तरीके वो हमारे दिमाग से नहीं निकलने चाहिए एग्जाम तक। ओके, तो आप इसको और सॉल्व कीजिए, अच्छे सॉल्व कीजिए। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम सॉल्व करेंगे अपने रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक को। आज हमने क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी पढ़ा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी, मतलब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।